हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको मिसगाइड होने से बचा सकती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो अगर आप कल को किसी एजेंट के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो जेन्युइन है या फेक है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है वो आपको मिसगाइड करके आपसे बस पैसे हटने की कोशिश कर रहा है, आपसे बस पैसे चार्ज करने की कोशिश कर रहा है और उसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं, इनफैक्ट मेरे साथ भी इंडिया में एक ऐसा केस हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर कोई भी है जो कनाडा आने का ट्राई कर रहा है, कनाडा आने के लिए एप्लीकेशन लगाना चाह रहा है परमानेंट रेजिडेंस की तरह या किसी भी तरह से इमिग्रेट होना चाह रहा है, तो आप ये वीडियो उनको भी फॉरवर्ड करें ताकि उनकी भी इस चीज़ में हेल्प हो सके। और अगर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियोस पे व्यूज़ हैं वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट है वो अभी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और आपकी हेल्प करने का, आपको और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का, ताकि आपकी हेल्प हो सके यहाँ कनाडा आने के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और मैं आपको टोटल जितने भी अवेलेबल मेथड हैं, परमानेंट रेजिडेंस की तरह आप यहाँ पे आना चाह रहे हो, कनाडा में सेटल होना चाह रहे हो, यहाँ पे इमिग्रेट होना चाह रहे हो, तो जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ 2021 में केवल 12 मेथड हैं, केवल 12 मेथड हैं जिनके थ्रू आप कनाडा में आ सकते हो। अगर कोई इनके अलावा कोई अलग से मेथड बता रहा है तो कई केसेस में क्या मिसगाइड कर देते हैं। वो हो सकता है आपको ऐसा बोल रहे हो पहले इस कंट्री में जाके रह लो फिर यहाँ से वीज़ा अप्लाई करो, ऐसे भी मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं। तो ये कैनेडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। जो अगर कोई ऐसा कुछ बता रहा है तो वो रिस्की प्रोसेस हो सकता है उन प्रोसेस से अगर आप जा रहे हो और ये सोच रहे हो चलो एंड रिजल्ट तो ऐसा हो रहा है मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा चाहे कैसे भी पहुंचूं, तो वो हो सकता है आपको जेल में भी डलवा दें ऐसे प्रोसेस। तो आप उन सब से बच के रहो। केवल ये 12 प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा 12 प्रोसेस के बारे में अगर मैं डिटेल में बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसमें केवल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 12 प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तो फ्यूचर में मैं हर एक के बारे में, पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा इनमें से जो मेथड है 12 में से आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेबल है। तो सबसे फर्स्ट मेथड है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री एक ऐसा मेथड होगा जो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, और ये मेथड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा फास्ट जिसमें प्रोसेसिंग होती है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हैं। एक तरह से आप सोच सकते हो फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस आपको मिलता है तो आप पूरे कनाडा में फ्री हैं, आप किसी भी प्रोविंस में जाके रह सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। हम भी उसी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आए हैं यहाँ पे। तो हमारे पास चॉइस थी, हम पहले टोरंटो साइड जाना चाह रहे थे, लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर के साइड आएंगे, तो हम वहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारे पास चॉइस थी, तो इसमें ये बेस्ट रहता है। इसमें कौन कौन के लिए एलिजिबिलिटी होती है, इसमें ऐसा होता है, एक तो आपका जनरल आइल्स इंग्लिश का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपका स्कोर है वो बहुत हाई होना चाहिए, एटलीस्ट 8777 आपके पास होने ही चाहिए। 8777 नहीं है तो एक्सप्रेस एंट्री में बड़ी दिक्कत आती है। और सेकंड इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो भी प्रोफेशन है, जो भी जॉब है, आपको ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो यहाँ पे डिमांड में होनी चाहिए। तो ये इसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो जैसे कुछ प्रोफेशन है, जैसे IT का प्रोफेशन है, हेल्थ केयर के प्रोफेशन है, ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। तो अगर इन फील्ड से हैं आप, अगर इन प्रोफेशन से हैं, तो आपके लिए इसके थ्रू आना काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी फेयर चांसेस हैं आपके यहाँ पे PR मिलने के। सेकंड जो मेथड है उसको आप बोल सकते हैं PNP, जिसको बोलते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो प्रोविंशियल नॉमिनी में क्या होता है कि जो प्रोविंस हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे यहाँ पे प्रोविंस होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोविंस है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ का एक प्रोविंस है, ठीक है, नोवा स्कोशिया है वो एक प्रोविंस है। तो हर प्रोविंस एक ऐसे प्रोग्राम्स निकालते हैं कि वो चाहते हैं कि स्किल्ड वर्कर उनके यहाँ आए, उनके स्टेट में रहें, उनके प्रोविंस में रहें और उनकी इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में उनकी हेल्प करें।
तो जो पीएनपी होते हैं, पीएनपी जनरली ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंटली वो सेलेक्ट नहीं करते और वो ज़्यादा लोग सेलेक्ट नहीं करते। तो हर प्रोविंस के लिए ये स्कीम अलग अलग होती है। तो अगर आपको पीएनपी के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको हर एक प्रोविंस का देखना पड़ेगा कि किस प्रोविंस में किस प्रोफेशन के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे प्रोविंस के लिए अलग अलग होगा। तो जिस प्रोविंस में भी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, आपको उसी प्रोविंस में जाके रहना पड़ेगा, आप बाउंड हो जाओगे। आपको पीआर भी मिल जाएगी, तो वो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि आपको एटलीस्ट इतने साल तक तो वहाँ पे ही रहना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखो ये सबसे ज़्यादा आपने इनका नाम सुना होगा, एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी। तो इसके बाद आ जाते हैं जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन जो 12 जो टोटल मेथड्स हैं उनमें से ही हैं। तो इसके अलावा जो 2 सुने हैं, उसके अलावा जो 10 हैं वो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो उन 10 के बारे में मैं अभी धीरे धीरे आपको बताना चाहता हूँ। तो थर्ड मेथड हो गया, वो हो गया स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। स्पॉन्सरशिप में क्या है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव, और रिलेटिव में ऐसा नहीं है कि दूर का कोई रिलेटिव हो, जैसे कोई चाचा के साले का बेटा, कुछ ऐसा दूर का रिलेशन, ऐसे रिलेशन यहाँ पे नहीं चलेंगे। यहाँ पे ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ब्लड रिलेशन का मतलब है अगर आप कपल हैं तो या तो आपके ब्रदर या सिस्टर, मम्मी पापा, या फिर आपकी वाइफ है उनके ब्रदर सिस्टर या मम्मी पापा। तो ऐसे ब्लड रिलेशन में अगर आप कोई है तो उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं कनाडा में पीआर लेने के लिए। तो ये काफ़ी इजी मेथड है। तो अगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कैसे भी करके अगर आपकी फैमिली में से कोई भी वहाँ पे चले जाता है ना, तो उसके भाई के लिए या उसकी बहन के लिए या उसके मम्मी पापा के लिए पीआर लेना काफ़ी इजी हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो क्या उस चीज़ के भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं कि आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे एग्जिस्टिंग कनाडा में ऑलरेडी रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और रह रहा है तो उनकी सैलरी कितनी है। तो इतनी सैलरी है अगर उनकी कि वो उनका भी खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए पीआर मिलना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप मेथड। तो ये हो गए 3 मेथड। चौथा मेथड है वो है केयर टेकर्स का। केयर टेकर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो एक फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली का एग्जांपल लो, मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा है, वो छोटा है, वो 3 साल का है अभी, ठीक है। तो अभी तो वो डे केयर में जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा केस होता कि हम दोनों फुल टाइम वर्किंग हैं, हम सुबह जाते हैं 9 बजे और रात को आते हैं 7-8 बजे। सेम मेरी वाइफ के साथ है, वो भी सुबह निकलती है 7-8 या 8-9 बजे जॉब पे, और रात को आते आते सपोज उसको 6-7 बज जाते हैं। तो उतने टाइम में अगर मैं डे केयर में नहीं डालना चाहता हूँ तो मेरे बच्चे की केयर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि आप केयर टेकर या जिसको नैनी बोलते हैं, तो नैनी हायर कर सकते हैं। अब एक केस तो ये है कि आप बोल सकते हो कि मुझे लोकल चाहिए, लेकिन बच्चों के केस में यहाँ की गवर्नमेंट है वो थोड़ी एक्स्ट्रा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं इंडियन हूँ और मुझे और किसी पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे केवल ट्रस्ट अपने गांव वाले लोगों पे है, या फिर मुझे अपने मम्मी की कोई फ्रेंड है उन पे ट्रस्ट है और उन्होंने केयर टेकर का कोर्स भी कर रखा है इंडिया में, और वो इस चीज़ के लिए मैं केवल उन पे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप इस तरह से कुछ बोलते हैं तो केयर टेकर लेना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो अगर इस तरह का आपका कोई रिलेटिव या इस केस में तो आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो और जिनका कोई छोटा बच्चा हो, और उनको अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है, नहीं भी है, तो आप उनसे बात करके कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं कि इस तरह की कुछ वो रिक्वायरमेंट क्रिएट करें और इसके थ्रू आपको बुला लें। तो इस तरह का एक ये हो गया चौथा प्रोसेस है जो आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस दिलवा सकता है। 5वें नंबर पे आ जाता है, वो आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले केसेस में जनरली मिलना मुश्किल होता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड से मतलब है अगर आपका कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर टैलेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप पोइट हैं, या फिर आप राइटर हैं, या फिर आप स्प्रिंट करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, या कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा टैलेंट है जो कनाडा के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कनाडा की तरफ से आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कनाडा की तरफ से आप कोई बुक लिख सकते हैं तो उनका भी नाम होगा कि एक कैनेडियन राइटर ने लिखी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, चाहे वो राइटर होते हैं चाहे एक्टर होते हैं, जैसे अक्षय कुमार का केस है, तो उनको क्यों ईजिली यहाँ की रेजिडेंसी या यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट चाहती है जो ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं, ऐसे हाई जो जिनका कुछ ऐसा काम है जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि ये
कैनेडियन इनके साथ जुड़ जाए, है ना, तो वो भी प्राउड फील करें कि अच्छा ये एक्टर है, ये कैनेडियन है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे वो क्रिकेट में आप अच्छे हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, चाहे किसी भी राइटिंग या फिर किसी भी कोई भी ऐसी स्किल है जिसमें आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये मेरे बराबर इस चीज़ में कोई भी अच्छा नहीं होगा, तो अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है किसी स्किल के लिए तो आप इस मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी वाले केसेस में जनरली कौन से आते हैं, जैसे सोमालिया वगैरह कंट्री हैं, या फिर आपका ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी जो जगह होती हैं वहाँ के लोग हैं वो कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कनाडा चाहता है अगर किसी पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो कनाडा की गवर्नमेंट उसके लिए उनको कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो उनको वो एज अ हेल्प के लिए ले लेते हैं। तो लेकिन इस कैटेगरी में एटलीस्ट इंडियंस, पाकिस्तानी ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है क्यूबेक का सेलेक्टेड स्किल वर्क प्रोग्राम। तो क्यूबेक का जैसा नाम से पता चल रहा है, क्यूबेक का सेलेक्टेड स्किल वर्क प्रोग्राम है। तो ये केवल क्यूबेक वाले प्रोविंस के लिए है, और वहाँ की गवर्नमेंट है उसने कुछ स्किल सेट जिनको जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है उसके लिए कुछ वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसे स्किल सेट हैं जिनके लिए क्यूबेक गवर्नमेंट पीआर के लिए कैंडिडेट फाइंड कर रही है। तो आपको अगर उन स्किल सेट में आपका अगर फिट बैठता है तो आप उसके लिए क्यूबेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एग्री फूड। तो एग्री फूड का क्या सिस्टम है कि यहाँ पे जैसे कई कम्युनिटीज़ हैं जो फूड ग्रो करती हैं, जैसे उनके खेत हैं या फिर उनके और कुछ ऐसे प्लांटेशन का काम है। तो अगर उनको कुछ ऐसा हेल्पर की ज़रूरत है या फिर कुछ उनको ऐसे लोग चाहिए जो उसकी कम्युनिटी को कुछ हेल्प कर सकें वहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आपके बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉबेरी के फार्म हैं या फिर और कुछ ऐसे फार्म्स हैं जिनके लिए आपसे मैनेज नहीं हो रहा है और आपको उस काम के लिए अगर वर्कर्स चाहिए इंडिया से, तो आप इस काम के लिए इंडिया से वर्कर मंगा सकते हैं। तो अगर आपके नज़र में कोई ऐसा है या फिर आप कोई ऐसी जानकारी में आपके लोग हैं जिनके यहाँ पे फार्म्स वगैरह हैं और उनको वर्कर की ज़रूरत है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे आ जाएं, कुछ टाइम काम कर लें, आपको परमानेंट रेजिडेंस यहाँ का मिल जाए, तो उसके बाद आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ केयर के बेसिस पे जिनको इमिग्रेशन मिलेगा। तो हेल्थ केयर जैसा कि पता है, देखो अभी कनाडा क्या पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारे बिजनेसेस ठप हो चुके हैं, हेल्थ वर्कर्स की हर जगह कमी हो गई है। कनाडा में ऑलरेडी कम हेल्थ वर्कर हैं क्योंकि यहाँ पे लोग कम हैं, तो उनके लोग के हिसाब से हेल्थ वर्कर भी कम है। तो यहाँ पे अगर आप जनरली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आपको फीवर आ गया है या कुछ भी है तो आप डायरेक्टली कॉल करते हो और शाम को डॉक्टर के पास चले जाते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ दिखानी है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं और अपॉइंटमेंट कई कई दिन के मिलते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ वर्कर का क्राइसिस है। कोरोना के चक्कर में वो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कितने सारे हेल्थ वर्कर हैं वो केवल उस चक्कर में लग गए हैं कि कोविड उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, जिनको कोविड है तो उनका ट्रीटमेंट पहले किया जा रहा है। तो बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हेल्थ वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो अगर आप हेल्थ वाले निच में हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं यहाँ पे आपको पीआर मिलने के। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में, तो आप किसी भी प्रोविंस में आप अप्लाई कर सकते हो, हर जगह हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। तो रूरल एंड नॉर्दर्न का क्या मतलब है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल गांव वगैरह हैं या छोटे छोटे यहाँ पे जो टाउन्स हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कुछ काम करती हैं, छोटे मोटे काम करती हैं, चाहे वो खेती हो सकती है, चाहे वो फॉर एग्जांपल कुछ उनका फैक्ट्री है जिसमें कुछ मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, डेयरी से रिलेटेड कुछ काम है। तो कुछ भी ऐसे गांव के काम होते हैं जो छोटे, जो लो स्केल वाले बिजनेसेस होते हैं, उनमें अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है रूरल एरियाज़ में कनाडा के, तो उनके लिए ये प्रोग्राम होता है। तो अगर आप ऐसे किसी, आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल है या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको फॉर एग्जांपल एक डेयरी फार्म के लिए कुछ पर्सन चाहिए, या फिर ऐसे लोग चाहिए जो फॉर एग्जांपल उनके पास 100 गायें हैं या भैंस हैं या फिर बकरी हैं, जिनका उसको ऐसा कुछ चाहिए कि जिनका टाइम से दूध निकालने का काम है या फिर उनको चारा देने का काम है या फिर कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी काम है, अगर उनको ऐसा कुछ
कैंडिडेट चाहिए जो ये काम हैंडल कर सके, तो वो लोग इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इस प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप वीज़ा। तो स्टार्टअप वीज़ा जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसमें देखो आपको एटलीस्ट $250,000 चाहिए। $250,000 का मतलब है करीब करीब आप लगाओगे तो करीब 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास अगर आपके पास हैं तो आप इस चीज़ के लिए कंसीडर कर सकते हैं। 2 करोड़ के आसपास तो आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे आप अपना कुछ स्टार्टअप खोलो। स्टार्टअप वो कंपनी हो सकती है, कुछ कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा आप बिजनेस यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैनेडियन गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस दे देती है। तो ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। पेट्रोल पंप खोल लो, यहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं इसको, तो ये ज़्यादा तो होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक तो क्या है, वो देखो पैसा आपका कहीं जा नहीं रहा है ना, वो इन्वेस्ट ही हो रहा है कनाडा में। और दूसरा इसका कनाडा गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होता है कि इतना पैसा एक तो उनके पास आ रहा है, उनकी कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, इससे देखो बिजनेस भी मिल रहा है, क्योंकि अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, एक गैस स्टेशन खोल रहे हो या कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, तो एटलीस्ट आप 8-10 एम्प्लॉय रखोगे तो उनको आप यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरह काम कर रहे हो, आप यहाँ पे रोजगार दे रहे हो यहाँ के लोकल लोगों को। दूसरी चीज़, आप कुछ ना कुछ, जैसे आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो रेस्टोरेंट में एक चीज़ तो लगती नहीं है, रेस्टोरेंट में डेली आपको रॉ फूड भी चाहिए होगा, रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, तो उसके लिए भी आप बाहर से कहीं सुपरमार्केट से खरीद के लाओगे। तो एक तरह से यहाँ की ओवरऑल इकोनॉमी में आप बूस्ट कर रहे हो अगर आप यहाँ पे स्टार्टअप कोई भी कर रहे हो। तो ये इस चीज़ को गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है। तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो इस मेथड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक 11 मेथड बता दिए। फाइनल लास्ट मेथड है वो है मेरा अटलांटिक पायलट प्रोग्राम। तो अटलांटिक पायलट प्रोग्राम, देखो जिसमें पायलट लिखा रहता है ना, पायलट प्रोग्राम, तो पायलट का क्या मतलब है? पायलट का मतलब है ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक डेमो के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपको कुछ चेक करना है कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, तो पहले आप कुछ टेस्ट करते हो ना, तो जो टेस्टिंग वाला फेज है उसको ये पायलट बोलते हैं। तो पायलट प्रोग्राम का मतलब है ये परमानेंट प्रोग्राम नहीं है। जैसे एक्सप्रेस एंट्री है वो हमेशा चलता ही आ रहा है, कितने सालों से PNP चलता ही आ रहा है, तो ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ सालों के लिए है। अगर उनको लगेगा कि ये अच्छा चल रहा है, इससे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो ये इसको परमानेंट कर देंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये टेम्पररी है, इसलिए इसका नाम पायलट प्रोग्राम है। तो अटलांटिक, पहले तो अटलांटिक प्रोविंस कौन कौन से होते हैं? तो अटलांटिक प्रोविंस हैं वो होते हैं जो एकदम से ईस्टर्न पार्ट में है कनाडा के, जिसमें नोवा स्कोशिया है, जिसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, और एक और प्रोविंस है शायद ब्रुंसवर्ग समथिंग, ऐसा कुछ नाम है उसका, न्यू ब्रुंसवर्ग समथिंग। तो ये 3 प्रोविंस हैं। तो इन 3 प्रोविंस को मिला के अटलांटिक प्रोविंसेस बोलते हैं ग्रुप में। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे चांसेस होते हैं यहाँ पे आने के। लेकिन उसका रीज़न ये भी है कि ये एकदम से सेपरेट पार्ट है। यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे कम जाना प्रेफर करते हैं। तो गवर्नमेंट बूस्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम के थ्रू कि यहाँ पे लोग इमिग्रेट हों, क्योंकि जनरली अगर लोगों को चांस दिया जाए तो वो या तो टोरंटो साइड मूव करते हैं या फिर वैंकूवर साइड मूव करते हैं। इनके अलावा प्रोविंस में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, तो उस केस में ही वहाँ पे जाते हैं। तो ये भी अटलांटिक प्रोग्राम है, उसी चीज़ का पार्ट है। तो इसके थ्रू यहाँ की जो तीनों प्रोविंस हैं, इन्होंने कंबाइंड करके एक प्रोग्राम बनाया है। तो अगर आप इसकी क्राइटेरियाज को मैच कर रहे हो, तो यहाँ के जो भी एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप मैच कर रहे हो, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जो अल्टीमेटली आपको यहाँ की PR दिलवा सकता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन इसमें मैंने आपको पूरे 12 मेथड बता दिए हैं, 12 तरीके बता दिए हैं जिनके थ्रू आप यहाँ का कनाडा का PR ले सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैंने अपना फ़ोन नंबर है वो भी कमेंट्स में लिखा हुआ है, उस पर अगर आप टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ऐसा कुछ प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना है तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।